नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। सूडान में तीसरे दिन भी जारी रहा खूनी संघर्ष। मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मेरोवे हवाई अड्डे पर कब्जे का किया दावा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने तुरंत युद्ध विराम का किया आह्वान। उत्तर कोरिया की लगातार उकसावे वाली कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में मिसाइल के हमले से बचने पर किया जा रहा है फोकस। G7 के विदेश मंत्रियों का चीन को सख्त संदेश। कहा, ताइवान जलडमरू मध्य में यथास्थिति को बदलने के लिए किसी भी दबाव का होगा कड़ा विरोध। G7 विदेश मंत्रियों की जापान के करुइजावा में 3 दिवसीय बैठक। चीन और उत्तर कोरिया पर विस्तार से चर्चा। यूरोपीय संघ ने यूक्रेनी अनाज के आयात पर प्रतिबंध की कड़ी आलोचना की। हंगरी ने कहा, अनाज और दूसरी सामग्री के उत्पादकों को राहत देने के लिए यूरोपीय आयोग ने नहीं उठाए कदम तो बढ़ाई जा सकती है पाबंदी। युद्ध के बाद यूक्रेनी अनाज से हटा दिए गए थे शुल्क। कीमतों में आई भारी गिरावट के बाद पोलैंड और हंगरी ने लगाया प्रतिबंध। रूसी सरकार के घोर विरोधी व्लादिमीर काला-मुर्जा को मॉस्को की एक अदालत ने सुनाई 25 साल कैद की सजा। यूरोपीय आयोग समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने की कड़ी निंदा। G7 के विदेश मंत्रियों ने कहा, रूस बिना शर्त वापस बुलाए यूक्रेन से सेना। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। सूडान में आंतरिक संघर्ष में मरने वालों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच गया है। राजधानी खार्तूम शहर हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस हिंसा का कारण सूडान की सेना और शक्तिशाली अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष है। वहीं काहिरा में अरब लीग की एक आपात बैठक में दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम की अपील की गई है और साथ ही साथ विदेशी शक्तियों से सूडान में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा गया है। सूडान की राजधानी खार्तूम की फिजा में धुएं के उड़ते गुबार, दहला देने वाली गोला बारूद की आवाज, चीखते चिल्लाते भागते लोगों की भीड़ का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। पिछले 3 दिनों से शहर हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंसा की यह ताज़ा मामला सूडान के सेना प्रमुख अब्दुल फतेह अल बुरहान और उनके डिप्टी और शक्तिशाली अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के प्रमुख मोहम्मद हमदान दागलू के बीच हफ्तों से चली आ रही खींचतान के जोर पकड़ने के बाद शुरू हुआ। डॉक्टरों के संघ ने सोमवार को एक बयान में कहा कि शनिवार से शुरू हुई झड़पों में मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि आंकड़ों में सभी मरने वालों की संख्या शामिल नहीं की गई है, क्योंकि अस्पताल के कर्मचारी गंभीर परिवहन समस्याओं के कारण कई जगहों पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मारे गए लोगों में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के 3 अधिकारी भी शामिल हैं। डॉक्टर यूनियन ने कहा है कि कम से कम 1000 लोग घायल भी हुए हैं। उनके घरों को गोलियों, मिसाइलों और गोले से भी नुकसान पहुंचाया गया है। कल 10 घंटे से अधिक बिजली गुल रही थी। खार्तूम में पूरी तरह बिजली गुल कर दी गई। बिजली न होने की वजह से हमारे यहाँ खार्तूम में पानी की आपूर्ति भी नहीं है। खार्तूम में इन खिड़कियों के पीछे की स्थिति अभी भी गंभीर है। यहाँ खार्तूम में सभी पुल बंद हैं। खार्तूम में कई जगहों पर झड़पें हो रही हैं। मैं जनरल आर्मी कमांड की बात कर रहा हूँ। खार्तूम के कई इलाकों में भीषण झड़प जारी है। सोमवार को जारी एक वीडियो में सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के सैनिकों ने मोरोवे हवाई अड्डे पर कब्जा करने का दावा किया। सूडान की ताज़ा स्थिति पर काहिरा में अरब लीग की आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया। साथ ही विदेशी शक्तियों से सूडान में हस्तक्षेप नहीं करने की भी अपील की गई। मिस्र के हित सूडान के हितों से अलग नहीं होते हैं। हमारे लोगों का भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ है। मिस्र सूडान की स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह आवश्यक है सूडान के राष्ट्रीय मामले में कोई विदेशी शक्ति हस्तक्षेप न करे।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने सूडान की ताज़ा स्थिति पर सहयोगियों के बीच गहरी चिंता की बात कही है। उन्होंने सभी पक्षों से तत्काल हिंसा का रास्ता छोड़ बातचीत के लिए मेज पर आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह खतरा न सिर्फ वहां के अवाम और देश के लिए है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए है। हम सभी पक्षों से हिंसा को तुरंत रोकने की अपील करते हैं, साथ वार्ता के लिए बातचीत की मेज पर आए ताकि सूडान में नागरिक सरकार की बहाली का रास्ता साफ हो सके। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सभी पक्षों से युद्ध विराम का आह्वान किया है। हमें कम से कम एक युद्ध विराम तक पहुंचने की जरूरत है, जिससे कि एक मानवीय गलियारे की स्थापना संभव हो सके, जिससे नागरिकों को दवा, उपचार और भोजन की सुविधाएं मिल सकें। आरएसएफ को सेना में शामिल करने की योजना को लेकर बुरहान और दागलू के बीच गंभीर मतभेदों के कारण सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच झड़पों का यह ताज़ा सिलसिला शुरू हुआ है। 2021 में संयुक्त रूप से सैन्य तख्ता पलट करने वाले दोनों नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। संकट को समाप्त करने के लिए दोनों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसकी मुख्य शर्त सेना और अर्धसैनिक बलों का एकीकरण था। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि सूडान की ऐसी हालत कैसे हो गई। वो कौन सा कारण है जिसने सूडान में हिंसक संघर्ष को जन्म दिया। कैसे सूडान की सेना और यहां की जो ताकतवर अर्धसैनिक फोर्स है आरएसएफ एक दूसरे के सामने आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। सूडान की राजधानी खार्तूम के ऊपर काले धुएं की चादर छाई हुई है। लोग घरों में कैद हैं। रह रहकर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज खामोशी को चीर देती है। देश के कई शहरों में राष्ट्रीय टीवी का प्रसारण बंद है। दोनों तरफ से दावा प्रतिदावा किया जा रहा है। अर्धसैनिक बल आरएसएफ ने मोरेवे हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में लेने का वीडियो जारी कर इस शक्ति प्रदर्शन के खेल में अपनी बढ़त बनाने का संदेश दिया है। लेकिन सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फत्तेह अल बुरहान अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ को हर हाल में पीछे हटना ही होगा और बगैर इसे भंग किए बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हो सकता है। दूसरी ओर आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान दागलू ने बुरहान को अपराधी और झूठा बताते हुए कहा कि उन्हें पता है कि बुरहान कहां छुपे हुए हैं और उन्हें न्याय तक जरूर पहुंचाया जाएगा। पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर सेना और आरएसएफ के बीच लड़ाई जारी रही तो पहले से ही कबायली आधार पर बटे सूडानी समाज को और तबाही का सामना करना पड़ सकता है। दोनों पक्षों की लड़ाई में आम लोग पीछे जा रहे हैं। लोग शहर में फंसे हुए हैं, कोई इधर उधर जा नहीं पा रहा है। दरअसल 2021 में संयुक्त रूप से सैन्य तख्ता पलट करने वाले दोनों नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गया था। फिर संकट को समाप्त करने के लिए दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसकी मुख्य शर्त सेना और अर्धसैनिक बलों का एकीकरण था। सेना का बड़ा हिस्सा बुरहान के साथ खड़ा है, जबकि मिलिशिया का एक संग्रह अर्धसैनिक बल पूर्व लड़ाका मोहम्मद हमदान दागलो के प्रति वफादार है। उन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। सूडान में सत्ता संघर्ष की जड़ें काफी पुरानी हैं। जब तानाशाह शासक उमर अल बशीर ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा बलों का गठन किया था, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 साल पहले दारफूर में शुरू हुए विद्रोह को कुचलने के लिए बशीर ने आरएसएफ की स्थापना की थी। आरएसएफ को जंजवीद के नाम से भी जाना जाता है। इस पर व्यापक अत्याचारों में शामिल होने का आरोप है। 2013 में बशीर ने जंजवीद को अर्धसैनिक बल में बदल दिया। दक्षिण दारफूर में विद्रोह को कुचलने के लिए उन्हें तैनात करने से पहले इसके लड़ाकों को सेना की रैंक दी गई। बाद में इन्हें यमन और लीबिया के युद्ध क्षेत्रों में लड़ने के लिए भी भेजा गया। बशीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले नागरिक समूहों को नागरिक सरकार के गठन के लिए तब धक्का लगा जब सेना ने 2021 में तख्ता पलटकर इस कोशिश को ही पटरी से उतार दिया। सेना भले ही सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन उसे साप्ताहिक विरोध, अलगाव की नई लहर, गहराते आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। हेमेदती बुरहान के साथ तनाव को सतह पर लाते हुए नए संक्रमण की योजना से पीछे हट गए। हेमेदती पर सोना के अवैध खनन से अकूत संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगता है। विरोध प्रदर्शनों के बाद से लोग सेना की कड़ी निगरानी और अर्धसैनिक बलों की सेना में एकीकरण की मांग करने लगे। जनता
कृषि, व्यापार और अन्य उद्योगों में सेना की हिस्सेदारी को वापस लेने की मांग कर रही है। ये क्षेत्र सेना की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके लिए सेना अक्सर अर्धसैनिक बलों को आउटसोर्स करती है। 2003 के संघर्ष में मारे गए लोगों को न्याय का मुद्दा भी विवाद का एक कारण है। सूडान लाल सागर, साहेल क्षेत्र और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सीमा से लगा एक अस्थिर क्षेत्र है। इसका रणनीतिक महत्व और कृषि संपदा क्षेत्रीय शक्तियों को आकर्षित करती हैं, जिसके चलते नागरिक सरकार के गठन की राह मुश्किल होती गई। सूडान के पड़ोसी देश इथोपिया, चाड और दक्षिण सूडान राजनीतिक उथल-पुथल और संघर्ष से जूझ रहे हैं। इथोपिया के साथ सूडान के संबंध विशेष रूप से सीमा के एक साथ विवादित कृषि भूमि सहित कई मुद्दों पर तनावपूर्ण रहे हैं। रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य शक्तियां सूडान में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए जूझ रही हैं। तो ये है सूडान की कहानी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें अभी और भी हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाई हैं। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। इस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर, तुमने मेल तो भेजी पर रिपोर्ट ही अटैच करना भूल गए। पापा मेरा फुटबॉल मैच और फुटबॉल में हवा भरवाना भूल गए। आज फिर से गीजर चलाना भूल गए। बहू, वो पीएनबी का नंबर क्या है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरों और न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट से इलाके में फैली दहशत के बीच अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने मिलकर पूर्वी सागर में सम्मिलित रूप से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में मिसाइल के हमले से बचने पर फोकस किया जा रहा है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल हमले के खतरे को रोकने और जवाब देने के लिए मिसाइल रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यासों को नियमित करने पर विचार किया जा रहा है। इससे वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधियों के बीच 13वीं रक्षा त्रिपक्षीय वार्ता शुक्रवार को हुई, जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण की समीक्षा और सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ ही त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को ठोस करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। जापान में आयोजित G7 समूह के जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में नो न्यू कॉल यानी नई कोयला परियोजना नहीं को लेकर स्पष्ट प्रतिबद्धता के बावजूद कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने को लेकर कोई तारीख तय करने का फैसला नहीं हो सका। हालांकि इस मौके पर सभी देशों ने कोयला जैसे फोसिल फ्यूल से दूरी बनाते हुए फोसिल फ्यूल के विस्तारित उपयोग के लिए जापान के प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध किया। इस बीच सभी देशों ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ताइवान जलडमरू मध्य में यथास्थिति को बदलने के लिए किसी भी दबाव का कड़ा विरोध किया जाएगा। 2020 में एक यूक्रेनी फ्लाइट को गिराने के मामले में ईरान की एक अदालत ने 10 लोगों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने मुख्य दोषी को 10 साल और बाकियों को 1 से 3 साल जेल की सजा सुनाई है। जांच में पाया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच इस हवाई जहाज को गलती से एक मिसाइल समझकर यह कार्रवाई की गई। यह घटना 8 जनवरी 2020 को हुई थी। ये रिपोर्ट देखिए। पहले नानुकुर, फिर दलीलों के जरिए ईरानी हाथ होने की बात मानी और अब सबूतों के आधार पर दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। सजा ईरान की एक अदालत ने सुनाई है यूक्रेन के एक जेटलाइनर को मार गिराए जाने के मामले में।
इस मामले में अदालत ने 10 लोगों को दोषी पाया। 2020 में यूक्रेनी एयरलाइंस का विमान उड़ान भरने के साथ ही नीचे गिर पड़ा। दुनिया ने ईरान की ओर उंगली उठाई, लेकिन ईरान था कि मानने को तैयार नहीं था। सबूत पेश किए गए तो ईरान भी गंभीर हुआ और जांच में पता चला कि मिसाइल रक्षा प्रणाली टोर M1 के कमांडर की मिसाइलों से ये विमान आसमान में आग का गोला बन गया था। इसने 2 मिसाइलों के साथ विमान को मार गिराया था। अदालत ने दोषी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है, जबकि मिसाइल प्रणाली को संचालित करने वाले 2 लोगों को 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। तेहरान एयर डिफेंस कंट्रोल और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC स्पेस डिवीजन के अन्य अधिकारियों को 1 से 3 साल तक की सजा दी गई है। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों ने भी जांच में हिस्सा लिया। हमने अमेरिका को विमान के डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार देश के रूप में और यूक्रेन को इस जांच में भाग लेने के लिए विमान का पंजीकरण और उपयोग करने वाले देश के रूप में आमंत्रित किया। यूक्रेन के जेटलाइनर को मार गिराए जाने के मामले में 117 अभियोगी शामिल थे, जिनमें से 55 ने अदालत में गवाही दी। न्यायाधीशों और जूरी ने अपना वोट अत्यंत न्याय और तटस्थता के साथ डाला। PS 752 ने 8 जनवरी 2020 की सुबह ईरानी राजधानी में इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस उड़ान को मार गिराया था। इस घटना में सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई कनाडाई नागरिक या अस्थायी निवासी थे। ईरानी अधिकारियों ने शुरू में विमान को मार गिराने से इनकार किया, लेकिन 3 दिन बाद इसे एक विनाशकारी गलती स्वीकार की। ईरान के नागरिक उड्डयन निकाय ने कहा कि ऑपरेटर ने जेट को एक मिसाइल समझने की गलती की और विमान को उस वक्त मार गिराया जब तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव अधिक था। कनाडा ने जून 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा था कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि यह घटना पूर्व नियोजित थी। कनाडा ने इसकी निंदा करते हुए इसे जिम्मेदार लोगों की अक्षमता और लापरवाही कहा, लेकिन पीड़ितों के कई परिवारों, साथ ही यूक्रेन और कनाडा के अधिकारियों ने पारदर्शिता और सहयोग की कमी का आरोप लगाया और ईरान की निंदा की। वहीं ईरानी सरकार ने 2020 के अंत में पीड़ितों के परिवारों में से प्रत्येक के लिए मुआवजे के रूप में $150,000 निर्धारित किया और बाद में कहा कि भुगतान शुरू हो गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि भुगतान कितना किया गया था। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। क्रेमलिन विरोधी एक पत्रकार को रूस में 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि तुर्की के जल में रूस द्वारा जहाजों के निरीक्षण को अवरुद्ध किए जाने से काला सागर अनाज पहल पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बगदाद में अपने इराकी समकक्ष से मुलाकात की और यूक्रेन युद्ध में इराक का समर्थन मांगा। रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना करने वाले और रूसी सरकार क्रेमलिन के घोर विरोधी व्लादिमीर कालामुर्जा को मॉस्को की एक अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुनाई है। कालामुर्जा को देशद्रोह और रूसी सेना को बदनाम करने का दोषी ठहराया गया है। मुर्जा एक पत्रकार है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ मुर्जा सोशल मीडिया पर लगातार लिखते रहे हैं। कालामुर्जा 1 साल पहले अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को राजनीतिक बताकर खारिज कर दिया और उनके खिलाफ चल रही न्यायिक कार्रवाई की तुलना सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के शासन के दौरान शोर ट्रायल से की। EU समेत दूसरे देशों ने रूस के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कालामुर्जा को तुरंत रिहा करने की मांग की है। ब्रिटिश सरकार व्लादिमीर कारामुर्जा और उनके परिवार के साथ एकजुटता दिखाती है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करती है। सरकार की आलोचना पर इस तरह की कार्रवाई ताकत नहीं, कमजोरी है। हम कारामुर्जा समेत उन सभी रूसी नागरिकों का समर्थन करते हैं जो अपने देश के लिए आवाज बुलंद करते हैं। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि तुर्की के जल में रूस द्वारा जहाजों के निरीक्षण को अवरुद्ध किए जाने से काला सागर अनाज पहल पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है।
यूक्रेन के बहाली मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक महीने में यह दूसरी बार है जब निरीक्षण का कार्य बाधित हुआ है और एक भी जहाज का निरीक्षण नहीं हुआ है। वहीं क्रेमलिन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अनाज समझौते का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। इस समझौते के तहत रूस तुर्की के माध्यम से काला सागर बंदरगाहों से यूक्रेनी जहाजों को कृषि निर्यात करने की अनुमति देता है। समझौते का भविष्य उज्जवल नहीं है। दुर्भाग्य से इन समझौतों के दूसरे भाग के तहत मामलों की स्थिति में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। इस बीच यूरोपीय संघ ने यूक्रेन से अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों के आयात पर पोलैंड और हंगरी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। रूस द्वारा काला सागर मार्गों को अवरुद्ध किए जाने के बाद से यूक्रेन का अनाज निर्यात यूरोपीय संघ के माध्यम से अन्य देशों में पहुंच रहा है। दोनों देशों ने पिछले साल यूक्रेनी अनाजों पर शुल्क हटा दिया था ताकि यूरोप के दूसरे हिस्सों में अनाज पहुंच सके। रसद संबंधी मुद्दों के कारण अनाज का ढेर लगता जा रहा है और कीमतों में गिरावट आती चली जा रही है। स्थानीय उत्पादकों का कहना है कि वे यूक्रेनी अनाज की कीमत का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय आयोग से मुआवजे की मांग की है। किसानों का यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब यूरोपीय आयोग ने यूक्रेनी अनाज के शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त आयात को जून 2024 तक बढ़ा दिया। विरोध इतना बढ़ा कि पोलैंड के कृषि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हंगरी ने कहा है कि कृषि उत्पादकों को फौरी राहत देने के लिए ईयू अगर कोई कदम नहीं उठाता है तो यूक्रेनी अनाजों पर प्रतिबंध आगे बढ़ा दिया जाएगा। वहीं ईयू ने दोनों देशों को एक तरफा कार्रवाई के लिए चेतावनी दी है। हम किसी भी हालत में हंगरी के कृषि उत्पादकों की सुरक्षा करेंगे। मामला सिर्फ अनाज का नहीं है बल्कि तेल, शहद और अन्य जो हंगरी को निर्यात के रूप में आते हैं। अब हम दूसरे पैकेज पर विचार कर रहे हैं। ये अभी भी चर्चा के अधीन है, इसीलिए हम इस स्तर पर राशि या आवंटन मानदंड पर कोई विवरण नहीं दे सकते। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बगदाद में अपने इराकी समकक्ष से मुलाकात की और यूक्रेन युद्ध में इराक का समर्थन मांगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर शर्ट। भास्कर, तुमने मेल तो भेज दी पर रिपोर्ट ही अटैच करना भूल गए। आज फिर से गीजर चलाना भूल गए। बहू, वो पीएनबी का नंबर क्या है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। पोलैंड बुधवार को वॉर्सो यहूदी बस्ती विद्रोह की 80वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। वॉर्सो यहूदी बस्ती विद्रोह एक सामूहिक विद्रोह था जिसके बाद यहूदी बस्ती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और इसके निवासियों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। ये दृश्य पोलैंड के राजधानी वार्सा में उस यहूदी बस्ती का है जहां यहूदियों ने यूरोप में नाजियों के खिलाफ पहला सामूहिक विद्रोह शुरू किया था। इस सामूहिक विद्रोह के बाद यहूदी बस्ती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और इसके निवासियों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। 1939 में जब पोलैंड पर आक्रमण हुआ तो हंस फ्रैंक के नेतृत्व वाली सरकार ने पोलिश आबादी के बाकी हिस्सों से वार्सा में रहने वाले यहूदी समुदाय को अलग करने का फैसला किया। मकसद जर्मनी में पहले से मौजूद ऐसे ही यहूदी विरोधी कदमों को देश के सामने लाना था। 1939 में जर्मन अधिकारियों ने पोलैंड के 3 मिलियन से अधिक यहूदियों की आबादी को बड़े पोलिश शहरों में स्थित अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली बस्तियों में केंद्रित करना शुरू कर दिया।
इस तरह लगभग 90,000 पोलिश परिवारों को जबरन यहूदी बस्ती में स्थानांतरित कर दिया गया। नवंबर 1940 में एसएस सैनिकों ने अप्रत्याशित रूप से यहूदी बस्ती को बंद कर दिया। यहूदी बस्ती में जीवन आसान नहीं था क्योंकि कोई भी उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता था। उन्हें हमेशा सरकारी कर्मचारियों और एसएस या स्कॉट ऑफ ब्लू पुलिस की निगरानी में रहना होता था। हालात तब और बिगड़ गए जब यहूदी परिषद को सूचित किया गया कि पूर्वी यूरोप में आबादी को स्थानांतरित करने के लिए वारसा की यहूदी बस्ती को बेदखल किया जाना है। 19 अप्रैल 1943 को फसह की पूर्व संध्या पर जर्मनों ने यहूदी बस्ती में प्रवेश किया। शेष यहूदियों को पता था कि जर्मन उनकी हत्या कर देंगे, इसलिए उन्होंने आखिर तक विरोध करने का फैसला किया। वारसा यहूदी बस्ती में सैकड़ों लोग लड़ने के लिए तैयार थे। वयस्क और बच्चे बहुत कम हथियारों, गैसोलीन की बोतलों और कुछ अन्य हथियारों से लैस थे, जिन्हें प्रतिरोध सेनानियों द्वारा यहूदी बस्ती में तस्करी कर लाया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा एकल विद्रोह था। यहूदी जानते थे कि उनका विद्रोह नाकाम हो गया है और उनके बचने की संभावना नहीं है। 1000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने मोलोटोव कॉकटेल और कुछ पिस्तौल और हथगोले के साथ सेना के हमले का बचाव करने की कोशिश की। विद्रोह के दौरान यहूदी बस्ती में 13,000 यहूदी मारे गए थे। उनमें से 6,000 जीवित जला दिए गए थे या धुएं में सांस लेने से मर गए थे। शेष 50,000 निवासियों में से लगभग सभी को पकड़ लिया गया और मजानेक और ट्रिबलिंका के मृत्यु शिविरों में भेज दिया गया। पोलैंड उसी विद्रोह की 80वीं वर्षगांठ मनाने वाला है, जिससे यहूदियों की अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं। तो इस रिपोर्ट के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर दिन हर पल